हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, जिसकी वजह से मैंने ये देखा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग को वीडियोस चाहिए हैं। कुछ कारणवश मैं नहीं आ पा रही थी, वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, बट अब से मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का हिंदी का नमक चैप्टर। हाँ, ये चैप्टर आपका टर्म 2 में आ रहा है और इस चैप्टर को रजिया सज्जाद ज़हीर ने लिखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और आप जस्ट लर्न के साथ बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम बिना किसी देरी के। और मैं आपको मेन बात ये बता दूं कि आप लोग सैम्पल पेपर्स भी लगाते होंगे, आपने उनमें भी देखा होगा कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में वो लोग चैप्टर्स के लेखक और लेखिका के नाम पूछते हैं। तो आपको सभी चैप्टर्स के लेखक और लेखिका याद रखने होंगे। तो जैसे कि ये नमक चैप्टर है, इसको लिखा है रजिया सज्जाद ज़हीर ने। उन्होंने इस चैप्टर में भारत और पाक का जब विभाजन हुआ था, जब दोनों का डिवाइडेशन हुआ था, जब दोनों अलग हुए थे, तो उस टाइम पर जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, उनकी भावनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने इस चैप्टर में कुछ लोग लिए हैं जो विभाजन के बाद भी बंटवारा नहीं जानते हैं वतन का, वो ये बंटवारा नहीं समझते हैं वतन का। बंटवारा होने के बाद भी वो दूसरे देश को अपना वतन कहते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में एक सिख बीवी हैं जो भारत में रहते हुए भी लाहौर को अपना वतन बताती हैं, और जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए भी दिल्ली को अपना वतन बताते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक भारतीय कस्टम अधिकारी हैं जिनका नाम है सुनील दासगुप्त। वो अभी भी ढाका को अपना वतन मानते हैं। राजनीतिक तौर पे भले ही दोनों वतन अलग हो गए हैं, लेकिन ये जो कुछ व्यक्ति हैं जिनके दिलों से अभी भी वतन का विभाजन नहीं हुआ है, वो अभी भी ये सोचते हैं कि कभी ना कभी ये सीमाएं हट जाएंगी और दोनों वतन फिर से एक हो जाएंगे और वे फिर से वैसे ही रहने लगेंगे। इस चैप्टर में सजिया हैं जो कि लाहौर के रहने वाली हैं, लेकिन इस टाइम वो भारत में रह रही हैं। वो सिख बीवी के घर पे गई हैं। यही सिख बीवी जो लाहौर को अपना वतन मानती हैं, उनके घर पर जाती हैं तो वो ये देखती हैं कि जो उनकी जो सिख बीवी हैं वो बिल्कुल हूबहू उनकी माँ की हमशक्ल जैसी दिखाई देती हैं। तो वो सिख बीवी को देखकर उन्हें बड़ा ही प्रेम आता है। उनको देखकर वो उनको अपनी माँ की तरह देखती हैं, माँ की दृष्टि से देखती हैं। फिर जब सिख बीवी उनको इस तरह से देखती हैं तो सिख बीवी भी उनके बारे में जानने की कोशिश करती हैं। तो जो सिख बीवी की जो बहू होती है वो उनसे कहती है कि ये सजिया हैं और ये लाहौर की रहने वाली हैं। इनके जो भाई हैं वो भी लाहौर में रहते हैं और ये कल लाहौर जा रही हैं। तो जो सिख बीवी होती हैं बड़ी खुश हो जाती हैं लाहौर का नाम सुनते ही, और वो जाकर सजिया से बात करने लगती हैं और वो उनसे कहती हैं कि उन्हें बड़ा ही याद आता है जो लाहौर का खान पीन, रहने खाने का जो तरीका होता है वो उन्हें बड़ा ही अभी भी याद आता है। वो अभी भी चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो जाए और वो फिर से वैसे ही जीने लगें। तो जो सजिया होती हैं वो सिख बीवी से कहती हैं कि क्या आपको पाकिस्तान से कुछ सौगात के रूप में चाहिए है। तो जो सिख बीवी होती हैं वो कहती हैं कि मेरे लिए कुछ थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना लाहौर से सौगात के रूप में। तो जो सजिया होती हैं वो कहती हैं ठीक है, मैं ले आऊँगी। फिर जो सजिया होती हैं वो लाहौर के लिए निकल जाती हैं। लाहौर में अपने भाई के घर पे रहते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, उन्हें बड़ी खुशी से रह रही होती हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब उनका टाइम आ जाता है भारत में वापस आने का, जब वो वापस आ रही होती हैं तब उन्हें याद आता है कि जो सिख बीवी थी उन्होंने उनसे सौगात में नमक मांगा था लाहौर का। तो वो अपने भाई से ये कहती हैं कि क्या नमक हम यहाँ से पाकिस्तान से जो नमक है क्या हम उसको भारत ले जा सकते हैं। तो जो उनके भाई होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है,
कि आप यहाँ से जो लाहौर का नमक है आप वो नहीं ले जा सकते हैं भारत में। फिर वो ये भी कहते हैं कि भारत में क्या नमक की कमी है जो यहाँ से तुमको नमक ले जाना है। तब जो सजिया होती हैं वो पूरी उनको बात बताती हैं। वो बताती हैं कि ऐसे वो उन सिख बीबी से मिली थी, और जो सिख बीबी है बिल्कुल उनकी माँ की हम शक्ल की तरह लगती हैं, और उन्होंने सौगात के रूप में कुछ थोड़े सा नमक मांगा है लाहौरी। तो वो ये कहती हैं कि मैं बस ले जाना चाहती हूँ उनके लिए थोड़ा सा नमक, अगर थोड़ा सा नमक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। फिर सजिया जो होती हैं वो अपने भाई की बात नहीं मानती हैं, और वो क्या करती हैं, उनके लिए कुछ जो संतरे होते हैं वो रखे जाते हैं, चीनू जिनको वो बोलते हैं, वो उनकी टोकरी में रखने को रह जाते हैं। बाकी सारा सामान जो होता है उनका पैक हो जाता है। तो वो क्या करती हैं, कुछ पुड़ियाँ होती हैं लाहौरी नमक की, वो चीनू के नीचे दबा लेती हैं, और वो कहती हैं कि वो छुपाकर उसको लेके जाएंगी, क्योंकि फलों की चेकिंग नहीं होती है। तो इस वजह से क्या कि वो उनको जो नमक के पॉलीथीन्स होती हैं उनको चीनू के नीचे दबा लेती हैं और ले जाने लगती हैं। फिर जब वो रेलवे जो स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वहाँ पहुँचती हैं, तो वहाँ पर सारे सामान की जब चेकिंग हो रही होती है तो सजिया को ये महसूस होता है कि चोरी से ले जाना गलत होगा। चोरी से कोई भी चीज़ चोरी से नहीं ले जानी चाहिए। उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो ये गलत कर रही हैं, उनको चुरा के नहीं ले जाना है। वो ये सोचती हैं कि क्यों ना मैं पूरी बात उनको बताऊं। तो वो जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी होता है उनके पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि ऐसे ऐसे जो सिख बीबी हैं उन्होंने मुझसे लाहौर का नमक मांगा है, मैं लाहौर का नमक ले जाना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा नमक, क्या उसकी परमिशन है। तो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहते हैं कि वैसे तो ले जाना अलाउ नहीं है, यहाँ से आप नमक नहीं ले जा सकती हैं। लेकिन फिर पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो होते हैं वो उनको पूरी बात बताते हैं कि वो कैसे वो दिल्ली में रहते थे और वो अभी भी दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। उन्हें दिल्ली की बहुत याद आती है। दिल्ली में जो जैसे वो रहते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, वो सब अभी भी उनको याद आता है। तो इस वजह से वो जो सजिया होती हैं उनको परमिशन दे देते हैं कि वो लाहौर का जो पुड़ियाँ होती हैं नमक की वो ले जा सकें, वापस भारत ले जा सकें। तो वो उनको परमिशन दे देते हैं और वो उन नमक को लेकर वो सफ़र करने लगती हैं। फिर जब वो भारत के अमृतसर कस्टम पर आती हैं तो क्या होता है, चेकिंग होने लगती है, उनके सामान की चेकिंग होती है। तो जो भारतीय कस्टम अधिकारी होते हैं वो उनका सामान देख रहे होते हैं। तब जो सजिया होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने पर्स में से, हैंडबैग जो उनका होता है, उसमें से नमक की पुड़ियाँ निकालती हैं और उस नमक की पुड़िया को उन कस्टम अधिकारी को दिखाते हुए कहती हैं कि ये मेरे पास थोड़ा सा कुछ नमक है जो मैं लाहौर से लाई हूँ। और फिर वो सारी बात बता देती हैं कि वो क्यों लाई हैं, किसके लिए लाई हैं। फिर जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो जो वहाँ पे लगे, जो दूसरे अधिकारी लगे होते हैं उनसे कहते हैं कि इनका सामान देखो। और वो सजिया से कहते हैं कि आप ज़रा मेरे साथ आइए। फिर वो उन्हें एक कमरे में लेकर जाते हैं, उन्हें वहाँ पर चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं और फिर उन्हें एक किताब देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है शम्स-उल-सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार 1946। तो वो सजिया जब उस किताब को देखती हैं तो वो ये कहते हैं ये क्या है। तब जो सुनील दास गुप्त होते हैं वो कहते हैं कि मेरा वतन ढाका है। वो बताते हैं कि कैसे वो ढाका में रहते थे, वो अभी भी ढाका को अपना वतन मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे डाभ जो है वो कोलकाता में भी मिलता है और जो नमक है वो भारत में भी मिलता है। और वो कहते हैं कि लेकिन हमारे यहाँ के डाभ की तो बात ही अलग है। फिर वो क्या करते हैं कि सजिया को वो नमक वापस कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये ले जा सकती हैं। सजिया उस पुड़िया को, नमक की पुड़िया को अपने बैग में डाल लेती हैं और चली जाती हैं। जब वो अमृतसर के पुल पर पहुंचती हैं तो वहीं पर जो कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त होते हैं वो खड़े होते हैं सर झुकाए और वो जा रही होती हैं। वो मन में यही सोचती हैं कि किसका वतन कहाँ पर है, कौन सा वतन किसका है। जो उधर खड़े हैं उनका वतन क्या है, जो इधर खड़े हैं उनका वतन क्या है। वतन तो वो ये कहती हैं, इस चैप्टर से समझाना चाहती हैं कि वतन
दिल में होता है, हृदय में होता है। राजनीतिक तौर पे कितना भी विभाजन हो जाए, कितने भी देश अलग हो जाए, लेकिन हृदय का बंटवारा कोई नहीं कर सकता है। हृदय से जो जिसे अपना मानता है वो कभी भी उसे अपने से दूर नहीं कर सकता है, उसे कभी भी भुला नहीं सकता है। तो चलिए फिर आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।